सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए होम लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 11 का अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। उसमें हमने आखिर में प्रकरण 4 को देखा था। अब हम आगे 5वें प्रकरण को देखेंगे। 5वां प्रकरण है, उसका नाम है आय और खर्च की संकल्पना। प्रस्तुत पाठ में अपने को खर्च की जो विविध संकल्पना है वो पढ़ने का है। कम अवधि के और लंबी अवधि के जो खर्च होते हैं उसको देखने का है और उसके बारे में भी पढ़ने का है। उत्पादन खर्च का जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी देखने का है। लंबी अवधि में जो खर्च होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं वो भी देखने का है। आय की संकल्पनाएं भी देखने की है। ये सब कुछ अपने को ये प्रस्तुत पाठ में देखने का है। तो अब उसमें आगे देखते हैं खर्च की विविध संकल्पनाएं। उससे पहले थोड़ी हम प्रस्तावना देख लेते हैं। तो बच्चों, आय और खर्च का अपने जीवन में भी बहुत महत्व है। हम जानते हैं हम आय और खर्च के ऊपर ही अपना जो घर है वो भी चलाते हैं और जो उत्पादक है वो भी उत्पादन कार्य जो है वो भी आय और खर्च के द्वारा ही उत्पादन कार्य करता रहता है। तो देखते हैं खर्च की विविध संकल्पनाएं। यहाँ पर खर्च की विविध संकल्पना में 3 प्रकार के खर्च मुख्य बताए गए हैं। एक वास्तविक खर्च, दूसरा वैकल्पिक खर्च और तीसरा है मुद्राकीय खर्च। उसमें हम पहला देखते हैं वास्तविक खर्च। वास्तविक खर्च की संकल्पना प्रशिष्ट अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत की थी और उन्होंने ये जो संकल्पना दी थी उसमें उन्होंने उत्पादन के सिर्फ 2 जो साधन थे उनके बारे में उन्होंने बताया था और वो 2 जो साधन थे वो थे श्रम और जमीन। मगर बाद में आधुनिक युग में सिर्फ श्रम और जमीन को ही नहीं देखा गया, मगर पूंजी लगाने वाले जो नियोजन है वो नियोजन करने वाला नियोजक है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। यानी कि यहाँ पर पूंजी साधन को और जो नियोजक साधन है वो नियोजक साधन को भी समझाया गया है आधुनिक समय में। यहाँ पर प्रोफेसर मार्सन ने वास्तविक खर्च का जो अर्थ दिया है वो देखे तो उन्होंने ये कहा है कि वास्तविक खर्च अर्थात क्या, तो उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए श्रमिक, नियोजक, पूंजीपति जो शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं जो वस्तु के उत्पादन का, वही वास्तविक खर्च है। यानी कि जो श्रमिक है, नियोजक है और पूंजीपति है जो वो मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाते हैं वही उत्पादन का वास्तविक खर्च है, ये उन्होंने कहा है। कोई उत्पादक वस्तु में उत्पादन कार्य के लिए जो पूंजी खर्च करता है वही उत्पादन खर्च नहीं है, बल्कि उत्पादन कार्य के साथ जुड़े हुए श्रमिकों को जो थकान, अरुचि का भाव इत्यादि, पूंजीपति को अपनी पूंजी उपभोग का त्याग करके बचत करता है, नियोजक को व्यवसाय की चिंता, असलामती, अनिश्चितता में नहीं दर्शाया जा सकता है। यानी कि अनिश्चितता का वो भी सामना करता है और उसको सामना करना पड़ता है। इन सभी का समावेश वास्तविक खर्च में हो जाता है। वास्तविक खर्च को मुद्रा के स्वरूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, इसलिए वास्तविक खर्च को अवित्तीय खर्च भी कहा जाता है।
प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार उत्पादन के साधन इस वास्तविक खर्च का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें आकर्षित करने के लिए वेतन, ब्याज और लाभ के स्वरूप में उन्हें मुआवजा चुकाया जाता है। यहाँ पर वास्तविक खर्च के मापन में भी कितनी कठिनाइयाँ हैं और वो कौन सी कठिनाइयाँ हैं उसको देखते हैं। वास्तविक खर्च में थकान, अरुचि, कष्ट, त्याग, चिंता का समावेश होता है। यह मनोवैज्ञानिक या आत्मलक्षी विषय है जिसे मापना मुश्किल है। यहाँ पर थकान कितनी होगी और कितनी नहीं हुई है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर इन सभी बातों को मापा नहीं जा सकता। ये एक आत्मलक्षी ख्याल है, मनोवैज्ञानिक ख्याल है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर करता है। यह विपरीत असर सामाजिक दृष्टि से खर्च है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो ये था वास्तविक खर्च की कठिनाइयाँ कि वास्तविक खर्च को मनोवैज्ञानिक या आत्मलक्षी विषय कहा है और उसको मापना मुश्किल है। ये मुश्किल यहाँ पर या कठिनाइयाँ देखने को मिलती है, बस एक ही ये मुश्किल देखने को मिलती है। दूसरा खर्च है वैकल्पिक खर्च। वैकल्पिक खर्च का ख्याल जो है वो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था, किंतु उसे व्यवस्थित स्वरूप में प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया था। उत्पादन के साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगिता वाले होते हैं, जैसे कि ज़मीन पर आप खेती भी कर सकते हो और ज़मीन पर आप मकान खुद का भी बना सकते हो, या इंडस्ट्रियल मॉल नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्री और कमर्शियल मॉल भी बना सकते हो। इसी वास्तविकता पर यह संकल्पना आधारित है। आप बच्चों अपनी किताब में भी ये सब देख सकते हो और पढ़ सकते हो। ऐसे वैकल्पिक उपयोगिता रखने वाले साधनों को एक जगह उपयोग में लिया जाए तो साथ ही उसे अन्य उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। यानी कि आप ज़मीन का उपयोग खेती करने के लिए कर रहे हो तो आप कॉमर्शियल मॉल बनाने के लिए उस ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको दूसरा जो विकल्प है उसको खोना पड़ता है, जाने देना पड़ता है। श्रमिक एक समय में मिल में काम करे और उसी समय अन्य उद्योग में भी कार्य करे, यह संभव नहीं है। इस प्रकार यह साधन वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। उत्पादन के साधनों को किसी एक कार्य में लगाया जाए तो उस